सो स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ जुडिशरी। हमने देख लिया था कि मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ, कि लॉ से ही रूल हो, है ना, एंड द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, की लॉ से बड़ा कोई ना हो। ठीक है, इसके लिए जो जुडिशरी काम करते हैं वो क्या है एक्चुअल में, प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंश्योर दैट नो इंडिविजुअल ग्रुप और ग्रुप डिलेज डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी को किसी तरह से उसके आहत हो, और अजीब से रूल और डिस्पॉइट रूल, मतलब जो रूल नियम लॉ के हिसाब से बने उसके हटकर कुछ अपना बेजाना रूल नियम चलाए। फॉर दिस इज क्रूशियल दैट जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रेशर और इन्फ्लुएंस, है ना। इसको आप देख सकते हो, कैसे देख सकते हो कि अपॉइंटमेंट के बाद जो जज का टेनर डिसाइड होता है कि नहीं, वो उन पर रहता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर एक वो उल्टी बात यहाँ पर क्या लिखी है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंशियल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वे हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के को जज कौन बनेंगे, इसको भी, है कि नहीं, इसको भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। देखिए, इट हैज़ बीन अ ट्रेडिशन फॉलोड ओवर द ईयर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जजेस ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस। ठीक है, a collegial system has been put in the place to ensure that the chief justice represent the view of all judges of the apex court, not just his or her personal views। ठीक है, एक कॉलेजियन सिस्टम होता है जिसमें कि उन्हीं में से और उन्हीं के द्वारा लोगों को चुना जाएगा, समझे कि नहीं। अंडर दिस सिस्टम द चीफ जस्टिस presents the name of the potential candidates to the president after taking the advice of 4 senior judges of the Supreme Court। अब याद रखिए, जो लोग पहले जज बन चुके हैं वही लोग नए जज बनने का वो भी देंगे। अब इसमें आप मान लीजिए मैं जज हूँ तो अपने बच्चे को दे दिया, अपने चाचा को दे दिया, तो वही लोग चले आएंगे। ठीक है, द प्रेसिडेंट चूसेस द जज फ्रॉम अमॉन्ग द प्रपोज नेम्स। ठीक है, अब क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है जज चॉइस करेगा प्रपोज नेम्स में से। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सिस्टम आर करेंटली बीइंग डिबेटेड एंड अटेम्प्ट्स टू आर बीइंग मेड टू रिफॉर्म इट। अब इसको बदलने के लिए रिफॉर्म करने का तैयारी चल रहा है, क्योंकि आप समझ लीजिए इसमें चांसेस हैं कि जज का बेटा जज बने, समझे कि नहीं। सो जजेस हैव फिक्स टेन्योर, जजेस का क्या है, फिक्स टेन्योर होता है। दे सर्व अंटिल द रिटायरमेंट। अब क्या है इसका मतलब, जब तक वो रिटायर ना हो जाए तब तक वो सर्विस करते हैं। दे आर रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। बहुत ही मुश्किल से या बहुत कुछ खास कुछ ज़्यादा उसने गलत कर दिया है, गवर्नमेंट को लगा ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो उसको हटा देंगे। द लेजिस्लेचर हैज़ नो रोल टू प्ले इन देयर अपॉइंटमेंट और एनी फिक्सिंग ऑन देयर रीएमरेशन। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, अगर जजेस को हटाना हो तो वे पार्लियामेंट में बात उठा करके इसको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाते हैं। थर्ड, द जुडिशरी इज फ्री फ्रॉम द पार्टी पॉलिटिक्स एंड अदर प्रेशर्स एंड कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू say that judiciary is free and independent। ठीक है, हाउ कैन यू से दैट जुडिशरी इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। ठीक है, इसको आप समझ के लिखिएगा। द जुडिशरी इन इंडिया हैज़ ए पिरामिडिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर मतलब ट्रायंगल, समझिए ऐसा लिखा रहेगा। ये सबसे टॉप में कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट SC, फिर इधर हाई कोर्ट है, फिर इसके नीचे मल्टीपल सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट होगा, है ना, फिर और लोक अदालत होते हैं, फैमिली कोर्ट होता है, कुटुंब न्यायालय, बहुत सारा अलग अलग अदालत होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक के ऊपर एक चला रहता है, तो सबसे टॉप वाले का प्रोविजन सबके ऊपर रहेगा। ठीक है, जुडिशरी इन इंडिया हैज पिरामिडिकल स्ट्रक्चर एट द अपेक्स इज सुप्रीम कोर्ट एंड देन कम्स द हाई कोर्ट एंड देन वे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और सेशन कोर्ट भी कहता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, एट द बेस। द लोअर कोर्ट्स फंक्शन अंडर सुपरविजन ऑफ अपर कोर्ट्स। याद रखिए यहाँ पर भी एक चेन सिस्टम है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट कोर्ट्स इन इंडिया, राइट्स इज फंक्शन, यहाँ पर सब दिया हुआ है ना, इसको आप आसानी से पढ़ कर लिख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर समझिए कि वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, अगर मैंने
सुप्रीम कोर्ट के बाद मेरे को हाई कोर्ट मतलब मैंने वर्डिक्ट के तात्पर्य यह है कि निचले अपने नीचे वाले कोर्ट के फैसले को खारिज कर सकता है और अपना नया फैसला सुना सकता है, क्योंकि सेशन कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को लगाने का हक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को चुनौती हाई कोर्ट में दिया जाएगा और हाई कोर्ट फैसले की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट वर्डिक्स आर बाइंडिंग ऑन द ऑल कोर्ट्स, इट कैन ट्रांसफर जजेस फ्रॉम हाई कोर्ट्स, है ना। इट कैन कॉल अप एनी सूट बीइंग हियर्ड इन एनी लोअर कोर्ट, मतलब किसी प्रकार के लोअर कोर्ट से कुछ केस चल रहा है, उसका रिलेटेड कुछ ऊपर चला गया तो उसको तुरंत बुला करके कभी भी कुछ पूछ सकता है। इट कैन ट्रांसफर ए केस बीइंग हियर्ड इन हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट, ठीक है, केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो अपर कोर्ट ही क्या करेगा, लोअर कोर्ट में केस को ट्रांसफर करेगा। इसी प्रकार हाई कोर्ट क्या करेगा, अपने लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट को सुनेगा, है ना। और इट कैन फाइल ए रिट, बहुत प्रकार के रिट होते हैं, इसमें बाद में पढ़ेंगे। रिट क्या है, एक तरीके होते हैं जिससे कि आप अलग अलग केस के लिए रिट को लगा करके उस केस को स्पेशल तरीके से उसकी सुनवाई करा सकते हो, ठीक है ना। ये सुनवाई किस लिए होती है, ताकि उनके फंडामेंटल राइट्स को अगर हनन हो गया तो रिट्स लगाया जाता है। बहुत प्रकार के रिट्स होते हैं, यूएस कॉर्पस, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। इट कैन सेटल केसेस विद इन द जुडिक्शन ऑफ द स्टेट, अब ये स्टेट के हिसाब से सारे केस को सेटल कर सकता है। और ये कोर्ट जो है निचले हाई कोर्ट जो है नीचे कोर्टों में केस को भेजेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट के केस को सुनेगा और ये लोअर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के फैसलों को क्या कर सकता है, हटा सकता है, बदल सकता है। और ये क्रिमिनल केसेस में वर्डिक्ट बदल सकते हैं, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है, ये सिविल और क्रिमिनल केसेस को सुनते हैं, ठीक है। याद रखिए, यहाँ पर जो एरो बना हुआ है दिखा रहा है कि कौन से कोर्ट के ऊपर किसका किसका अधिकार है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिखना आप लोग। सुप्रीम कोर्ट देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ए स्पेशल प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी, एपेक्स मतलब टॉप, क्या होता है, डिस्प्यूटेड इन द डायग्राम। इट कैन एडवाइज ऑल अदर कोर्ट्स एंड ऑल्सो सर्व द डिसीजंस, है ना, रिजर्व द डिसीजंस, है ना। नीचे से लेकर ऊपर हाई कोर्ट तक के सारे फैसलों को बदल सकता है वो। इस डिसीजंस आर डिफाइंड द लॉ, है ना, इसके डिसीजन क्या होते हैं, लॉ डिफाइन करते हैं और फाइनल होते हैं। सम ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऊपर को भी इसको भी इंक्लूड कर लेना आप लोग। हियर अपील्स ऑफ सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल सूट्स ऑन वर्डिक्ट्स गिवन बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, settle disputes between the center and the state, between states, as wide advise the president on any law or matter of public importance. Here petitions for protecting the fundamental rights of individuals and issue writs to enforce fundamental rights, ठीक है। We can see the judicial system, especially Supreme Court, plays a crucial role in protecting the democratic rights of citizens, maintaining the supremacy of law and ensuring that the activities of the state falls within the ambit of constitution, ठीक है। तो संविधान को पूर्ण रूप से बचाने का काम कौन करेगा, जुडिशरी, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग मल्टी टायर जुडिशल सिस्टम, क्या एडवांटेज होता है, मल्टी टायर का मतलब है चेन सिस्टम के क्या फायदा होता है, एक कोर्ट जो दूसरे के कोर्ट के काम को चेक करेगा, ठीक है। Why it is important to keep the judiciary independent from influence of legislature and the executive, ये जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप सत्ता के हिसाब से काम करोगे तो आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते और सही गलत में फैसला नहीं कर पाओगे। सो आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, ठीक है। हाउ हैज़ द रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेचर आर हैव बीन लिमिटेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कैसा, इसका आंसर आप ऊपर दिया हुआ है ना, आपको बताया था। कैसा रहता है, लेजिस्लेचर जो है अपॉइंटमेंट के लिए नहीं कर सकता, लेकिन उसको हटाने के लिए कर सकता है ना। पार्लियामेंट ने बात उठा सकता है कि इस जज को यहाँ से हटाया जाए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवाइस करके जजेस के अपॉइंटमेंट में क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। अंतिम फैसला किसका होगा, प्रेसिडेंट का, ठीक है। व्हाट एडिशंस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर दैट नो इंडिविजुअल डोमिनेट्स द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग जजेस, कैसे एडिशन अपॉइंट किए गए हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही कलेक्टिवली किसी के लिए वोट करेंगे, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट जो है और कुछ सलाह करके उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है। विच आर द कोर्ट्स दैट कैन बी अप्रोच टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, सभी कोर्ट्स में आप फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है। लेकिन जनरली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही फंडामेंटल राइट्स के प्रोसेस को लिया जाता है, क्योंकि वहीं पर आप रिट लगा करके उसको काम को कर पाओगे। इसके अलावा सिविल और क्रिमिनल केसेस डीएम और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन सबऑर्डिनेट कोर्ट में चलते हैं।
हु कैन सेटल डिस्प्यूट बिटवीन छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश ऑन शेयरिंग द वाटर्स ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट। अब देखिए इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को, तीनों स्टेट के लिए जो पोलावरम प्रोजेक्ट के हिसाब से जो पानी आ रहा है उसको शेयर करने के लिए जो झगड़े हो रहे हैं उसको कौन सेटल करेगा? सुप्रीम कोर्ट। देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन ए लॉ रिलेटेड टू द एजुकेशन, विच कोर्ट कैन हियर दिस सूट? कौन सुनेगा? सेंट्रल और स्टेट है तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नया आ जाता है कमीशन। ये कमीशन संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके ऊपर ही संविधान की पारदर्शिता बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के बाद, जुडिशरी के बाद। वो है इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कराती है। इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें सभी लोगों को वोट करने का अधिकार है, अपने नेता चुनने का अधिकार है। ए पार्ट फ्रॉम द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर ऑल्सो इलेक्टेड। कैसे? इन सब के अलावा इन सब की इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? ये होता है डायरेक्ट वोट से, है ना। और इनकी इलेक्शन कैसे होती है? इनडायरेक्ट वोट बाय इलेक्टेड नंबर्स, ठीक है। The elections are conducted by Election Commission, which is a constitutional body which has been provided for the constitution, ठीक है। The election commission क्या करेगा? एक constitutional body है और ये इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। The members of election commission are the chief election commissioner and the 3 election commissioners, ठीक है। अभी कितने मेंबर होते हैं इसमें? 4 मेंबर होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आप समझिए, प्रेसिडेंट अगर सही हैं तो प्रेसिडेंट के पास तो कोई पावर ही नहीं फिलहाल, मान के चलिए। प्राइम मिनिस्टर ने उनको एडवाइस किया कि ये लोग इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन बनने के योग्य हैं, तो उन्हीं को अपॉइंट करेगा वो। तो इसलिए है ये क्या हो गया? गवर्नमेंट के लगभग अधीन हो गया, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन है स्पेशल पावर्स टू कंडक्ट इम्पार्शियल इलेक्शंस, ठीक है। अब जब तक इलेक्शन होते हैं उस समय इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ही क्या होता है? सुप्रीम बॉडी होता है कोर्ट के बाद। उस समय लेजिस्लेचर एक्सिक्यूटिव कोई रोल नहीं रहता, ठीक है। ये तो इन लोगों ने अगर ढंग से काम नहीं किया तो फिर क्या होगा? इलेक्शन ढंग से ट्रांसपेरेंटली नहीं हो पाएंगे, कुछ ना कुछ के द्वारा वाइवरी सब चीज़ बढ़ जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। देखिए और क्या सवाल आ गया यहाँ पर? देखिए ईच इलेक्शन ये देखिए ईच स्टेट ऑल्सो इलेक्शन कमीशन। प्रत्येक स्टेट में इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो लोकल गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन कराने के साथ साथ पंचायत और म्यूनसिपलिटी इसको भी कराता है, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम कब आया था? 75th अमेंडमेंट में आता, 72 अमेंडमेंट में आता, 1977 में, जब पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड किया जाता है गांव क्षेत्रों में इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन और बॉडी बनाने के लिए, ठीक है। देखिए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पर फंक्शंस दिए हैं, नाम है, इसको आप नोट करिए। क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट दिख रहे हैं, आपको इस फ्लो चार्ट को समझ करके बना लेना है। आप बोर्ड एग्जाम में फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, चाहे तो उसको नंबरिंग में आराम से 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखिए दिस फिगर अबाउट दिस वन एंड पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। These are the very 4 important questions which should be remembered. देखिए अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर आता है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं संविधान क्या है? एक सामाजिक बदलाव का एक हथियार है। देखिए अकॉर्डिंग टू ग्रेवलिन विंस्टीन। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट आर योर व्यूज? क्या क्वेश्चन आएगा? how constitution is an
इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको पढ़कर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ग्रेमिल ऑस्ट्रियन लीडर लीडिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द थ्री कॉन्सेप्ट वेयर वोवन इनटू द हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है वो तीन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है जिसके बेस पे इसको बनाया गया है? नेशनल यूनिटी, डेमोक्रेसी और सोशल चेंज, है कि नहीं। हमने नेशनल यूनिटी और डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया है, देख लिया है ना, किस तरह से कैसा लगा बॉडी चेंज और बना इंस्टीट्यूट बना करके एक दूसरे काम को चेक करते हुए नेशनल यूनिटी मेंटेन की जाती है। अलग अलग गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग, है ना, गाँव की अलग, और सब एक दूसरे के काम पर नज़र रखे हुए हैं। इस तरीके से नेशनल यूनिटी बनी हुई है, डेमोक्रेसी बनी हुई है। अब सोशल चेंज की बात करते हैं। द विजन ऑफ नेशनल यूनिटी कैन नॉट बी अचीव विदाउट डेमोक्रेसी एंड सोशल चेंज। इसीलिए सोशल चेंज के बदलाव का मतलब है कि आप सभी लोगों के लिए क्या करिए, जितना भी पहले ऑपरेशन था, स्लेवरी थी, है ना, डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत सारे सिस्टम अलग अलग बने हुए थे, नियम बने हुए थे, सबके लिए क्या कर देना चाहिए, उसको अबॉलिश करके सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और राइट्स देना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेस, है ना, राइट टू एजुकेट योरसेल्फ, जितने भी आपको मिले हैं फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़, वो सबके लिए सिमिलर हैं, बेसिक हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी आवश्यक है। जब वो इम्प्लीमेंट होगा सही मायनों में तो सोशल चेंज आएगा, है ना। सोशल चेंज आने से क्या होगा, जो ये कॉन्फ्लिक्ट बार बार होता है, डिस्क्रिमिनेशन होते रहेगा, डिफरेंस पैदा होते रहेगा, है ना, करेक्शन होते रहेगा, तो डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। जैसे नेशनलिटी थोड़े आने में क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। इसे देखिए, प्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेड वी मस्ट एक्नॉलेज टू डेंजर फेसिंग इंडियन सोसाइटी। वो क्या है, इनइक्वालिटी और कास्टिज्म। ये इस बात पर गौर करते हैं कि इनइक्वालिटी और कास्टिज्म ये दो सबसे बड़े ईवल हैं जो सोशल चेंज को क्या करते हैं, ख़राब करते हैं, और उनसे सोशल कोहेशन और फ्रेटर्निटी क्या होती है, ख़राब होती है। अब देखते जाइए नेक्स्ट क्या दिया है। वी हैव इन इंडिया सोशल सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेड इक्वालिटी, है ना। A society in which there are some who have immense wealth as against many who live in abject poverty. On 26 January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economical life, we will have inequality. है कि नहीं। पॉलिटिक्स में इक्वालिटी का तात्पर्य क्या, कोई भी नेता बन सकता है ना, लेकिन सोशली क्या है और इकोनॉमिकली क्या है, हम इक्वल नहीं हैं। How long shall we continue to deny inequality in our social and economical life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. इसका मतलब क्या, जब तक हमारे अंदर सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी नहीं आ जाएगी, या लगभग जो इक्वालिटी और सोशलिटी का डिफरेंस है एकदम लंबा ना छोटा ना हो जाए, तब तक हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। यू मस्ट रिमूव दिस कॉन्ट्रडिक्शन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट, और एल्स दोज हू सफर फ्रॉम इनइक्वालिटी विल ब्लो अप द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब क्या एक चेतावनी देकर जा रहे हैं, अगर आप इनइक्वालिटी को मेंटेन करते रहोगे, है कि नहीं, तो अल्टीमेटली बाद में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को क्या कर देगा, वो ख़राब कर देगा, ठीक है। विच दिस असेंबली हैज़ नो सो एलेबरेटली बिल्ट अप, जिसको इस असेंबली ने बहुत मुश्किल से बनाया हुआ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। इन बिलीविंग दैट वी आर ए नेशन एंड वी आर चेरिशिंग ए ग्रेट डिल्यूशन, हाउ कैन पीपल डिवाइड इंटू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ castes बी ए नेशन। द कास्ट आर anti-national because they generate jealousy and antipathy between caste and caste, but we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation of reality, है ना। दिस इज द कोट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, है कि नहीं। ऐसे अब इन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर हम इनइक्वालिटी सफ़र करेंगे, है ना, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो बना होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो जब नेपाल में देख सकते हैं कि नहीं, तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग काम करती हैं। देखिए अब आगे क्या बता रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर सेड दैट अनलेस एंड अनटिल वी एस्टैब्लिश फ्रीडम, inequality, equality and fraternity in society, political democracy would continue to remain unstable. याद रखिए, इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, है ना। मैं आपको बता, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक आइडियोलॉजी पे काम करती है, और वैसे आइडियोलॉजी वाले लोगों को क्या करेगी, वो शामिल करेगी। सो हमको इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी मेंटेन करना पड़ेगा, किसमें, सोसाइटी में, तभी हम पॉलिटिकल फ्रीडम क्या कर सकेंगे, फ्री कर सकेंगे। द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अनोनिमस that we must use constitutional methods to bring out the fundamental social change, and the constitution must make this change possible and decide its direction, है कि नहीं। जो नियम कानून लिखे गए हैं उसको फॉलोअप कराने से क्या होगा, अपने आप ये इनइक्वालिटी और ये जो अनफ्रीडम जो भी दिक्कत है सब खत्म हो जाएगा। फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी अचीव हो जाएगी सोशल सोसाइटी में, जिससे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या रहेगा, स्टेबल होने लगेगा। They were also unanimous that if there was any provision that stood in a way of social change, the constitution should
अमेंडेड इन सुटेबल मैनर। अगर संविधान के रूप में अगर कुछ दिक्कतें और नियम कानून जो लिखे हैं उसमें सोशल बदलाव में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उसको बदला जा सकता है। अब देखिए उसको उदाहरण दिए हैं, इन कंट्रीज लाइक यूएसए द कॉन्स्टिट्यूशन फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। जहाँ संवैधानिक फोर्सेस हैं वहाँ पर इंडिविजुअल के फ्रीडम और डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए उसको बढ़ाने के लिए फोकस किया जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए यहाँ पर फ़र्क है, कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सोवियत रशिया एंड चाइना फोकस ऑन स्ट्रेटनिंग द स्टेट इन ऑर्डर टू अचीव द सोशल चेंज। अब यहाँ पर देखिए दो तरीक़ों से सोशल चेंज बदलने का प्रयास कर रहे हैं। एक यूएसए क्या तैयारी कर रहा है कि प्रत्येक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले और डेमोक्रेसी वहाँ में सबके पास रहे, इसलिए वहाँ पर खुल का विरोध चलता है ना। विरोध करना और आंदोलन करना अगर आपको कहीं पर दिख रहा है तो यार मान के चलिए वहाँ पर डेमोक्रेसी लाइव है, और कहीं पर ज़बरदस्ती डेमोक्रेसी को रोका जाए या टोका जाए वहाँ पर डेमोक्रेसी लाइव नहीं है। तो यहाँ चाइना और सोवियत रशिया में क्या होता है, वहाँ पर आप खुलकर विरोध नहीं कर सकते, है ना। तो वहाँ पर सोशल चेंज का तो बात ही नहीं है, वहाँ पर तो फिर से ऑटोक्रेटिक लीडरशिप चली रही है, ठीक है। नाम के लिए इलेक्शन होते हैं। देखिए द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन sought टू कंसोलिडेट द स्टेट टू मेक सोशल चेंज पॉसिबल वाइल एट द सेम टाइम स्ट्रेथनिंग डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल राइट्स। क्या है, सेम समय में डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल राइट्स को मेंटेन करने के लिए भारत के लोगों ने काम किया। They did not see their work as being limited to only the legal framework of the country, but imagined an India free of inequalities that have existed for generations, है ना। तो जनरेशन से जो लोगों ने झेला हुआ था उसको पूर्ण रूप से हटाने के लिए ही तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अपनाए गए थे। तो जो ऊपर कंट्रीज में दिक्कतें चल रही थी उससे हटकर उन्होंने क्या किया और अलग से इसको प्रोवाइडाइज किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमको आगे चल के डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल राइट्स को हानि होने लगे तो उसको बदला जाए। They also took up the challenge to reforming the 22 years old economic system inherited by the colonial rulers। उन्होंने क्या किया, जो 200 साल से हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल चल रहा था ब्रिटिशर्स का, उसको बदलने के लिए उन्होंने पूरा नया नियम कानून सब चीज़ लिखा। अब देखिए इसके लिए उन्होंने क्या किया है, टू एंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव दे इंक्लूडेड a list of fundamental rights in the constitution and added a unique chapter called directive principles of the state policy अंडर आर्टिकल, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स को लिस्ट को मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक अलग से एक चैप्टर इंक्लूड किया, उसका नाम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हर एक स्टेट में पॉलिसी होनी चाहिए, है कि नहीं। आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट, क्या कहता है आर्टिकल 37, प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शॉल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके ही जितने भी स्टेट हैं जो मतलब जो भी भारतीय लोग वो बनाएंगे नियम कानून, उसको देख कर ही बनाना होगा आपको, समझ कर के साथ कि ये जो राइट्स हैं वे कभी भी क्या ना हो, वॉलेट ना हो। ये लिखने और बोलने में अलग बात है, देखते जाइए, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन उन्होंने दिया, वो क्या है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये करने के लिए उन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दिया कि आप जरूर के साथ क्या कर सकते हैं, संविधान को क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। अब देखिए, एट द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग ड्राफ्टेड इट वाज मेड क्लियर दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स वुड नॉट बी लिमिटलेस बट कुड बी कंट्रोल एंड कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द स्टेट। और क्या है, उस समय जो भाई 1950 के समय जो लोगों का माइंडसेट था, आइडियोलॉजी था, जरूरत था, उसके हिसाब से राइट्स को बनाया गया। तो बाद में वो बदलते चल जाता है। तो ह्यूमन नेचर क्या है, बदलाव के ऊपर है, तो बदलाव होते रहता है। तो क्या होता है, आइडियोलॉजी बदल जाती है, उसके नीड बदल जाती है। तो उस परिस्थिति में क्या किया गया कि आप समय अनुसार क्या कर सकें, उस नीड्स को हिसाब से संविधान को बदल सकें। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनलाइज्ड मैनी पीपल हु वर अगेंस्ट द सोशल चेंजेस। अब देखिए, जब सोशल फाउंडेशन चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का दिक्कत चल रहा था, तो बहुत से लोग उसके अगेंस्ट थे, है ना। और कोर्ट में जस्टिस के चले आने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पुराना सिस्टम लागू किया जाना चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सब चीज़ चलते रहा था, ठीक है। सम ऑफ देम वर अनहैप्पी विद द लॉस मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए, बहुत से लोग इस बात से खुश थे कि जो नियम कानून बनाए गए थे एसटी वालों की सुरक्षा के लिए, उससे वो खुश नहीं थे, है कि नहीं। इसके अलावा जमींदारी सिस्टम, साहूकारिता सिस्टम को हटाने के लिए लोग खुश नहीं थे, है कि नहीं। दिस बिटर कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951 टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। इसीलिए 1951 में बैकवर्ड क्लासेस के राइट को मेंटेन करने की रिजर्वेशन नाम की चीज़ को लाया जाता है, ताकि इन सब कारणों से जो दिक्कतें हो रही थी वो उनको उस समय ना हो। भाई आप संविधान बनाकर सभी को वोट देना चाह रहे हो, लेकिन लोग SC SC वालों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं,
तो बैकवर्ड क्लास सभी लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए और उसको सही भाव देने के लिए क्या किया गया, रिजर्वेशन का चेंज शुरुआत किया गया। ठीक है, अब देखिए, at that time many states had been made reservation in the educational institutions for scheduled castes and tribes because it was felt that they should be given equal opportunities। ठीक है, क्योंकि बहुत सालों से उनको पढ़ाई लिखाई से लेकर कोई भी चीज़ का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो आप भाई 20 साल तो स्कूल में जाकर पढ़ने में लग जाते हैं, 5 साल इंसान कॉलेज में रहता है, फिर नौकरी करेगा, फिर 50 लोग बच्चे पैदा करेगा, उनको पढ़ा लिखाएगा। तो जो विचारधारा जो दिक्कत में उन्होंने जिए हैं उसी को अब तत्काल चेंज करें तो बदल नहीं जाएगा। उसको समय चाहिए, किससे समय चाहिए, कम से कम कुछ जनरेशन का समय चाहिए, इसीलिए रिजर्वेशन को दिया गया। ठीक है, जब तक इक्वालिटी ऑन द बेस ऑफ एवरीथिंग अचीव न किया जा सके। बट सीन फ्रॉम द अदर परस्पेक्टिव दिस रिजर्वेशंस वर कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, है ना। अब इसमें क्या है, अब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो भाई सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन भाई इससे हमारा जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल तो खराब हो रहा है। लेकिन इससे ये भी बात आती है, अगर और लोग बाकी लोग को इक्वालिटी देना नहीं चाहते तो आप इस इक्वालिटी के प्रिंसिपल को लगाओगे कैसे। इसीलिए ये भी क्या है, बहुत बड़ा फैक्ट है कि लोग उस समय ST/SC लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए रिजर्वेशन नाम की चीज़ को दी गई। देखते जाइए। For this reason, the First Amendment introduced a provision in the article relating to the fundamental rights, which stated that nothing in this article will prevent the state from making any special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens for scheduled castes and scheduled tribes। इसमें क्या दिखा गया कि कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी आर्टिकल जो है इसको बाहर से प्रिवेंट नहीं करेगी किसी भी स्टेट को, किसी भी चीज़ों को, कि वो ST/SC या सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को स्पेशल राइट्स और फ़ायदे पहुँचाएँ। ठीक है, ये है फर्स्ट अमेंडमेंट। द अदर एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट द फर्स्ट अमेंडमेंट एड्रेस्ड वाज लैंड रिफॉर्म। देखिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, लैंड रिफॉर्म, जमींदारी सिस्टम को हटाना। गवर्नमेंट हैड एनेक्टेड लॉज टू एबॉलिश जमींदारी सिस्टम एंड सिस्टम ऑफ फोर्स लेबर इन 1947 इटसेल्फ। क्या है, जमींदारी सिस्टम के बाद फोर्स जो लेबर होता है कि ज़बरदस्ती आपको इतने सालों तक काम करना ही पड़ेगा उसकी ज़मीन में, ये सब को हटाने के उन्होंने नियम बनाए। ये सब क्या, तो उसको बंधा मजदूर कहते हैं, जो आदमी से कहीं बार कराते रहते हैं, लोगों को मजदूरी बंदी बना के मजदूरी कराया था ज़बरदस्ती। ठीक है, इट हैड ऑल्सो बिन बिगन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड अमंग लैंडलेस। इसके लिए एक मूवमेंट चलता है, उसका नाम है भूदान मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, भूदान मूवमेंट। डॉक्टर क्या नाम उनका, होमी भावे इसको चलाते हैं। ठीक है, भूदान मूवमेंट चलाया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूट लैंड अमाउंट लैंडलेस। ठीक है, तो जिसके बाद ज़मीन को लैंड दिया जाए। अब देखिए, आर्म्ड रिवॉल्ट्स हैड ब्रोकन और इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री अस द peasants and landless began putting more and more pressure on the government for land distribution। देखिए, जो उस समय इन्हीं ज़मींदार सिस्टम के क्या थे, ज़मीन में गुलाम बने हुए थे, है ना, स्लेवरी में फंसे हुए थे वे लोग, और जो लोग ज़मीन नहीं थी, जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में परिवार खो दिए हैं, आर्मी में लोग मर गए हैं, स्ट्रगल में इतने लोग मर गए, उनके भी बच्चे लोग कहीं पर घूम रहे हैं, वो लोग के लिए ज़रूरत है, तो वो लोग कैसे कुछ करेंगे, तो भाई ज़मीन चाहिए उनको। तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत आंदोलन किया, तब जाकर फिर ये लैंड रिफॉर्म्स को नॉट बी पुट ऑफ एनी मोर, इस वजह से लैंड रिफॉर्म को जो पहला बना हुआ था उसको लागू कराया गया। अब देखिए, बट द बिग लैंड ओनर्स अप्रोच द कोर्ट एंड वेर एबल टू गेट ए स्टे ऑन इम्प्लीमेंटिंग दिस लॉज। अब क्या है, जब बड़े बड़े लैंड ओनर्स कोर्ट गया, कोर्ट के नियम के अनुसार उन्होंने लॉ के हिसाब से स्टे ले लिया। ठीक है, अब देखिए इससे आगे होता है, सो द फर्स्ट अमेंडमेंट हैड ए प्रोविजन टू एंश्योर दैट एनी लॉ अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी ओवरटर्न बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अब इसी दौरान फर्स्ट अमेंडमेंट क्या करता है, एक लॉ बनाता है जिससे कि प्रेसिडेंट अगर शेड्यूल 9 के संविधान का इस्तेमाल करके इस्तेमाल करता है तो कोई भी कोर्ट जो है उनके लॉ को क्या नहीं कर सकता है, नकार नहीं सकता है। और इसी के बाद लैंड रिफॉर्म से क्या होता है, एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, इस नियम के बाद। तो याद रखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ये सेक्शन, इस प्रेसिडेंट फिर बाद में क्या करते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट में एक और नियम लाते हैं कि शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया जाता है कि प्रेसिडेंट अगर उस चीज़ में हस्तक्षेप कर दें तो कोई भी कोर्ट उसको क्या नहीं कर सकता है, उस फैसले को नकार नहीं सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर लैंड रिफॉर्म्स आते हैं और लैंडलेस लोगों को लैंड मिलती है। ठीक है, हाउएवर द अमेंडमेंट डिड नॉट फुली रिजॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी दिक्कत तो हुई। आफ्टर जमींदारी सिस्टम वॉज abolished, many legal and administrative hurdles prevented the smooth redistribution of land required from the big landowners for distribution among the peasants and landless। ठीक है, फिर भी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स बहुत सारे रहते ही हैं। लीगल मतलब क्या है, बहुत से नियम कानून भी रहते हैं कि हम इतने साल से हम हमारे पुरखों की ज़मीन हम क्यों देंगे वाला,
फिर एडवर्सिटी क्या रहता है, पॉलिटिकल सबका जान पहचान है, किसी न किसी का परिवार किसी नेता का होगा तो नहीं देना चाहता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो गई, और कोई किसी और पार्टी फेवर कर रही है, किसी और पार्टी फेवर नहीं करना चाह रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, है ना। अब देखिए, द लैंड ओनर्स आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोटेक्ट्स द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑल्सो सीजिंग द प्रॉपर्टी वॉज ए वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए यहाँ पर सबसे संवैधानिक बात यहाँ पर यह होने लगा कि राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर मिली है, तो भाई हमारी प्रॉपर्टी को आप दे रहे हो तो भाई क्या है, वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। सो देयर सेवरल मोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैड टू बी मेड। तो इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे और अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, तो अमॉन्ग देम वाज द इंपॉर्टेंट 44th अमेंडमेंट ऑफ 1976 विच एक्सक्लूडेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है कि नहीं। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन से अमेंडमेंट में, है ना, ऑन विच अमेंडमेंट excluded right to property and why। एंड वाई, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पीछे में मिलेगा आपको इतने में। देखिए अब राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। As stated, the directive principles of the constitution include free and compulsory education for children up to age 14 years। तो 14 साल तक के बच्चों के लिए, 14 मतलब कितना, 8वीं क्लास तक बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए, है कि नहीं, और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। बट even 70 years after independence, the government has not been able to provide free and quality education to the children। अब आज़ादी के इतने साल बाद भी लोगों को फ्री में और इक्वल एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं, प्राइवेट स्कूल धड़े से बिजनेस चल रहा है, और बाहर नेता के बच्चे सारे बाहर पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे दिक्कत में आ रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट पास एन इंपॉर्टेंट जजमेंट इन 1993। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसके संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, संक्षेप में 1993 में एक जजमेंट पास करता है। उसके अनुसार डिक्लेयरिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस एज्ड अप टू 14 ईयर्स एज ए फंडामेंटल राइट। तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट एक लॉ पास करते हुए कहते हैं कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए सभी बच्चों के लिए जब तक वो 14 साल की उम्र में है, उनके लिए फंडामेंटल राइट है, इसलिए 8वीं तक आपको पढ़ना और आपको पढ़ाना फ्री है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द राइट टू लाइफ इज मीनिंगलेस अनलेस पीपल गेट प्रॉपर एजुकेशन। इसीलिए जो पहले जो राइट टू लाइफ जो फंडामेंटल राइट था वो मीनिंगलेस है जब तक लोगों के पास प्रॉपर एजुकेशन ना हो, इसीलिए इसको हटाकर राइट टू एजुकेशन को प्रूव किया जाता है दोबारा। देखिए, कीपिंग दिस वर्डिक्ट इन माइंड इन 2002 द 86th अमेंडमेंट, है ना, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज अप टू 14 ईयर्स इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। इसी बार 2002 में 86th अमेंडमेंट में राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को इंक्लूड किया जाता है फंडामेंटल राइट्स में। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन बनता है, इन विच अमेंडमेंट इट इज़ solely included that the right to free and compulsory education for all children up to age of 14, है ना, ये क्वेश्चन पर बनता है। द अमेंडमेंट मेड द स्टेट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड रेगुलर एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड एज फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन बन जाता है कि राइट टू एजुकेशन कब आया, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इस पैराग्राफ में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को याद रखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। अब देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इफ इकोनॉमिकल इक्वालिटीज आर नॉट एडिकेटेड व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन नेशनलिटी। अब इसको आप सोच कर लिखिए, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में ज़रूरी है, लैंडलॉर्ड सिस्टम या जमादारी सिस्टम कैसे हटा कि अभी अभी वो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इसके बारे में लिखना है अपने को, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर में इसका आंसर मिले, इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करिए, इसका आंसर पीछे दिया, ऊपर मैंने मार्क करा दिया आपको।
इसको लिखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से वो फंडामेंटल राइट हो गया। अब याद रखिए यहाँ पर हम एक और टॉपिक में आ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इवॉल्विंग नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये क्या होता है, संविधान का बार बार बदलाव को, उससे क्या संविधान में क्या हो रहा है, बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है ना। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड एक्वायरिंग ए न्यू कैरेक्टर, ठीक है। ये तो बात है भाई, अमेंडमेंट कर रहे हैं, बार बदलाव हो रहा है तो बदलेगा ही। वी हैव सीन सम एग्जांपल्स ऑफ दिस चेंज सच एज द राइट टू एजुकेशन गेटिंग सेट एज अ फंडामेंटल राइट। सो फंडामेंटल राइट को, राइट टू एजुकेशन क्या हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। Alternatively, the right to property was converted from fundamental rights to a legal right. अब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से क्या कर दिया गया, लीगल राइट कर दिया गया। अब लीगली प्रूव करो कि प्रॉपर्टी आपकी है कि नहीं, फिर आपको प्रॉपर्टी दी जाएगी। सच चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड अमेंडमेंट्स, है ना। सो हम लोग क्या कहते हैं, अमेंडमेंट्स। दिस अमेंडमेंट्स आर मेड बाय पार्लियामेंट। कौन करते हैं, अच्छा अब क्वेश्चन आएगा, विच बॉडी ऑफ द कंट्री कैन मेक अमेंडमेंट्स, तो क्या नाम सर आएगा उसका, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये क्षमता है कि वे क्या करे, नियम का बदलाव करें। किसी स्टेट को चाहते हैं कि उसकी स्टेट पॉलिसी में बदलाव हो तो अपने स्तर पर कर सकते हैं, उसकी चेतावनी और उसको नोटिस पार्लियामेंट को देना होगा। वी कैन अंडरस्टैंड द डेवलपिंग नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेटर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो स्टेट के पास संविधान को बदलने की क्षमता नहीं होती, क्या स्टेट पॉलिसी बदल सकते हैं, अलग प्रोग्राम बदल सकते हैं, स्कीम ला सकते हैं, लेकिन संवैधानिक नियम कौन बदलेगा, अल्टीमेटली पार्लियामेंट ही बदलेगा, ठीक है। सेवरल अमेंडमेंट्स वेयर मेड इन 1976, है ना, और द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वे एडेड इन द प्रीएम्बल। देखिए जो हम लोग वर्ड अभी देख रहे हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर, है ना, सामाजिकता का अधिकार, बिना किसी स्टेटस को, इकोनॉमी को, वैल्यू को देखे हुए, फाइनेंस को देखे हुए, सबको सामाजिक तौर पर एक माना जाए, और सब क्या हो, अपने रिलीजन किसी चीज़ को मानने के लिए, फेथ को मानने के लिए सिक्योर हो, उनको सेफ्टी महसूस हो। इसके लिए प्रीएम्बल में इस अमेंडमेंट वर्ड्स को ऐड किया जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशलिस्ट मेड इट क्लियर दैट, आप देखिए सोशलिस्ट का तात्पर्य क्या है, मेड इट क्लियर द गवर्नमेंट वुड स्ट्राइव फॉर इक्वालिटी ऑफ इंडियन पीपल। सेक्युलर क्लियरली शोज दैट स्टेट वुड ट्रीट ऑल इंडिविजुअल्स एज सिटीजन्स विदाउट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये कब इसको ऐड किया गया, 1976 में। अब इसको आज़ादी के 25 साल इसको ऐड किया गया। दिस वैल्यूज आर ऑलरेडी बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द गवर्नमेंट बट द 1976 अमेंडमेंट एनश्राइंड देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए ये पहले से गवर्नमेंट इसको प्रैक्टिस कर रहा था, 1976 में इसको पूर्ण रूप से संविधान में और एक रूप दे दिया गया। ये संविधान इसके लिए भी काम करता है। सिमिलरली ए प्रोविजन फॉर द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड ऑल्सो इंक्लूडेड। से क्या है, बाद में एक और स्टेट मतलब प्रोविजन ऐड किया गया 1976 में ही, कि स्टेट जो है किसी भी चीज़ को फ्री लीगल एड दे सकता है कि नहीं, मतलब कानून के सिकंजों से उसको छुड़ा सकता है, उसको मुक्त कर सकता है। दिस अमेंडमेंट गेव द इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु अर्लियर वुडंट इवन रीच द डोर्स ऑफ द कोर्ट। इससे क्या हुआ, जो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन थे, है कि नहीं, वे अब कोर्ट तक जा सकते थे और अपने राइट को डिमांड कर सकते थे, है ना। इट इज़ नॉट दी, इसीलिए क्या है, जब कोर्ट में जाओगे तो देखना, गवर्नमेंट जब कोई कोर्ट में केस करने के लिए जाता है तो जो गवर्नमेंट का लॉयर होता है वे इनकी तरफ से केस लड़ता है, ठीक है। इट इज़ नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम फ्री लीगल एड, है ना। इसका मतलब है कि फ्री में उसको बिना पैसे खर्चा किए गवर्नमेंट का लॉयर उसके लिए केस लड़ेगा। इज़ द सेम वे इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर इंश्योर्ड सोशल जस्टिस। अब क्या है, इसी तरह इंडस्ट्रियल जो वर्कर है उसको इंश्योर किया गया सोशल जस्टिस को मिलेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोटेशन ऑफ फैक्ट्री ओनर्स थ्रू वर्कर्स एंड पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। क्या है, फिर इसीलिए यहाँ पे वर्कर यूनियन से लेकर बहुत सारी चीज़ों का क्या हुआ, पार्टिसिपेशन हो, ताकि फैक्ट्री ओनर्स उनको एकदम एक्सप्लॉइट ना करें, उनको सही वेजेस मिले, है ना, सही वेज मिले, वेज मतलब है सही सैलरी मिले, वही बोनस मिले, ओवर टाइम से लेकर सब चीज़ का, और उसका लीगल एक्शन किया जाए। तो हर फैक्ट्री वालों की कंपल्सरी पॉलिसी हो गई कि आप पॉलिसी बनाएंगे और उसको लीगली क्या करेंगे, कोर्ट में शामिल करवाएंगे। अगर आप खुद इस पॉलिसी को तोड़ोगे तो कोई मजदूर या कोई वर्कर आपके खिलाफ केस करेगा और आपको उसे क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा एक और अमेंडमेंट होता है जिसमें 1992 में होता है, जिसमें कि क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूट पावर विद इन द स्टेट। इसका मतलब क्या है, जो स्टेट के अलग अलग पावर पहले थे उसको अलग से और बदलाव किए गए। देखिए क्या है वो, Until then the Constitution had distributed power to at two levels। देखिए कौन सा तो पावर में स्टेट में सेंट्रल स्टेट में किए थे। अब
The 73rd and 74th amendment introduced the third level, the panchayat, the Panchayati Raj system. The Panchayati Raj system was put in place for local self government at the panchayat level in rural areas and the municipality levels in urban areas. ठीक है, इसी में आप सरपंच और पंच चुनेंगे और अध्यक्ष और पार्षद चुनेंगे. ठीक है, we studied these systems in details in previous classes. This change provided for reservation is this change provided क्या है, this change provided reservation of seats in the self-government organizations at the local level for scheduled castes, scheduled tribes, women, etc. And thus this depressed classes of opportunity to participate in the government in every village and town. इस तरह से क्या हुआ, सभी वर्ग के लोगों को फिर पूर्ण रूप से सामाजिक स्तर में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला. ठीक है, अब इलेक्शन में देखना क्या होता है, कई बार कोई सरपंच बनना हो तो वहाँ पर एससी कैटेगरी से सरपंच बनेगा, और कोई भी बने, या ओबीसी कैटेगरी बनेगा कोई भी बने, या जनरल से निकलेगा तो कभी लोग खड़े हो सकते हैं, एससी बने तो कोई भी बने, मुसलमान बन रहे तो उसे कोई भी बने, ऐसा रहेगा. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इलेक्शन में कुछ कुछ समय सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वे अपने लोकल गवर्नेंस में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, अपने विचारधारा को सबको वर्क कर गाँव का बदलाव कर सके. इससे क्या होगा, सोशल जस्टिस प्रिवेल होगी और यूनिटी आएगी. देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अभी हमें क्वेश्चन जो बन रहा है देखिए, इसका आंसर इन 2 पैराग्राफ्स में है. ठीक है, तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे अलग अलग राइट टू एजुकेशन से लेकर यहाँ तक, है ना, ये यहाँ सोशलिस्ट, ताकि सोशल सेक्युलरिज्म अचीव किया जा सके, इसीलिए 1992 में क्या होता है, इसको इंक्लूड किया जाता है. इसको अच्छे से लिखिए. ठीक है, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूज टू इवॉल्व एंड डेवलप. इट शोज द डायरेक्शन इन विच आवर सोसाइटी शुड डेवलप एंड हाउ वी कैन अचीव द सच डेवलपमेंट. थस plays a crucial role in our democratic society. We saw how the constitution was periodically amended, giving it a new character, form and time it was first conceived. तो शुरुआत से बनने से लेकर अभी तक उन्हें बहुत सारे बदलाव है समय के अनुसार, ज़रूरतों के अनुसार लोगों की. देखिए, तो वी हैड लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर हाउ द preamble defines the objective of society and we want to create. ठीक है, so amendment helps us to help us along this path. They reflect how our society is changing and how the need of the people are changing. ठीक है, कैसे सोसाइटी बदल रही है, हमारे लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, in 1989 the age for citizens to exercise their vote was reduced from 21 years to 18 years. तब 18 साल की उम्र में आप वोट दे पाओगे. ठीक है, एक और फैसला किया गया 1989 में. अब क्वेश्चन आएगा, इन विच ईयर इट इज गिवन द डिसीजन दैट द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इज फ्रॉम 20 years टू 18 years. तो कौन सा हो गया आप, 1989 में. बट एवरी सिटीजन नीड टू प्ले हिज और हर पार्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीव ए जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी. ये सब प्रत्येक से प्रत्येक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वे इक्वल सोसाइटी मेंटेन करने के लिए अपना योगदान देते रहें. ठीक है, सारे क्वेश्चंस हैं, ये ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं, है ना. क्वेश्चंस को बनाइए. आई विल डिस्कस इन द क्लास.